अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम मुकालमा में हम शामिल करेंगे शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब, वापस आ चुके हैं, क्या खोया क्या पाया डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, लेकिन आवाम के अंदर गुर्बत नीचे के नीचे जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। फिर इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि उस्मा बुखारी की तरफ से बयान आया है कि डीप फेक वीडियो के ज़रिए ख़वातीन को बदनाम किया जा रहा है। और फिर ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत को कैसे कम करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिर सियासी फड्डाबाजी जो चल रही है इस वक्त, इससे आवाम बहुत तंग आ चुकी है, आवाम के कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं मदरसा के बारे में बिल को लेकर के। वो कहते हैं कि सेनेट से पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया, लेकिन अभी चूँकि मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हो पा रहा, काबीना इसको पास नहीं कर रही, वो नाराज़ है। वो कहते हैं कि अगर 7 तारीख तक ना हुआ तो हम 8 तारीख तक हम अपनी कोई तहरीक शुरू करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान की बिलावल से मुलाकात हुई है और IMF ने भी कह दिया है कि गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएँ। तो इस हवाले से बातचीत हम शुरू करते हैं। डॉक्टर मुज़व्वल इकबाल हाशमी साहब, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है सऊदी अरब, वहाँ पे उन्होंने वन वाटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इसके अलावा कुछ सरमायाकारी के मुआहदे किए हैं। तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी, इस वक्त जो वाटर क्राइसिस हैं ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है और जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इस वक्त वो पूरी दुनिया में गदला हो रहा है जी, जिसकी वजह से बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। ख़ास तौर पर हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनके अंदर इंडस्ट्रियल वाटर के वेस्ट के हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं सीवरेज वगैरह के, इसकी वजह से पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के मिल के हल करने वाला मसला है, चूँकि इसके साथ नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो शिरकत की है सऊदी अरब की कॉन्फ्रेंस के अंदर, यकीनी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसा तय होना चाहिए कि ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं, इनका हल कैसे किया जा सकता है और इन मसाइल को हल किए बगैर क्या दुनिया की सेफ्टी की गारंटी दी जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो हेल्थ के क्राइसिस हैं इनको पानी के बगैर हल किया जा सकता है। पाकिस्तान के मसाइल तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोर दैन 50% जो बीमारियां हैं, इवन कि हमारा जो देहाती इलाका है वहाँ पर भी वो पानी के मसाइल की वजह से हैं। तो ये जो पानी का मसला है इसके ऊपर हमें कौमी सतह पर भी और इंटरनेशनली भी बड़ी डिस्कशन की ज़रूरत है और इसके ऊपर हमें एक भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जो मीठे पानी के रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम दुनिया का दूसरा बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीरा वैसे तो रखते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी स्टोरेज का कोई बहुत अच्छा इंतज़ाम मौजूद नहीं है। हमारे पास डैम्स की कमी है, बारिश का हमारा अक्सर पानी ज़ाया हो जाता है। फिर इसी तरीके से पानी की स्टोरेज ना होने की वजह से अक्सर व बेशतर साल के अंदर हमारे दरियाओं के अंदर गंदा पानी चलता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो ये सारे जो मसाइल हैं मुल्क की सतह पर, इनको हमें बहुत गहरा देखना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज का जो बिल्ड किया जाना है इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। छोटे डैम्स ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं इनके अंदर, इसके ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर बेहतर होगी बल्कि जो हमारे पानी के क्राइसिस हैं वो भी दूर होंगे। और इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन जो डेवलप हो रही है वो ये है कि इंडिया इस वक्त इस हवाले से पर्त हो रहा है कि वो सिंध-तास मुआहदे को नए सिरे से चाहता है। अब सिंध-तास मुआहदे के तहत हमने 3 दरिया तो ऑलरेडी इंडिया को दे दिए, सतलुज दे दिया, ब्यास दे दिया, रावी दे दिया। उनके ऊपर तो उन्होंने अपने जितने वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने थे वो कर चुके हैं और उसका वो सारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो इसके बाद जेहलम और चिनाब का पानी चाहते हैं। उन्होंने कश्मीर के अंदर टनल्स बना लिए हैं, वो डैम्स तामीर करके पानी के रुख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी एग्रीकल्चर इस वक्त इस एतबार से भी बहुत शदीद क्राइसिस से दो चार है। तो हमें इन सारी बातों के ऊपर बड़ा गहरा गौर करना चाहिए और ये बात देखनी चाहिए कि इन मसाइल से हम कैसे निपट सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आलमी सतह पर इस हवाले से कोशिशें चल रही हैं तो हमें अपने मुल्क की इस हवाले से शमूलियत को बेहतर करना चाहिए और बड़ी लंबी डिस्कशन के बाद हमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया है। राजेश साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राजेश साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है जी, हाँ जी। अच्छा रंजा साहब, ये वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हो गया, वापस तशरीफ ले आए हैं, तो क्या खोया क्या पाया, आप क्या समझते हैं कि दौरा कामयाब रहा? जी दौरा तो आपके सामने है जी, माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है। और इस किस्म के दौरे पहले भी वो कर चुके हैं, और सऊदी अरब तो हमारा बहुत पुराना मेहरबान दोस्त भाई है हमारा, और हर मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। और वज़ीर आज़म का दौरा ये भी बहुत कामयाब रहा है, बहुत सारे मुआहदे करके हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह उन्होंने सऊदी प्रिंस को दावत दी है, उन्होंने भी आने का हामी भरी है जी। तो इस दौरे को तो आप हर लिहाज से कामयाब कहेंगे। जी जी जी, ठीक है। और बाकी आप देखें कि किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क जो है, उसकी जो मुआशी हालत बेहतर करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बात हमारे करते हैं मुल्क का प्रॉब्लम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। राजा साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी हम बात करेंगे। परवेज संदेला साहब, ये सऊदी अरब से का जो दौरा है, वज़ीर आज़म का वापस आ गए हैं, तो ख़ास तौर पे वाटर वन जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई है उस पर शिरकत की, और पाकिस्तान को चूँकि पानी की किल्लत का सामना है, तो इस हवाले से जो ये 6 नुकात पे बात हुई है कि वो एजेंडे के अंदर 6 नुकात थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है इस वक्त वाटर शॉर्टेज का शिकार है, तो हमें इस सिलसिले में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो वाटर वन में शिरकत की है, तो इसके क्या नताइज बरामद होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए सही साहब, एक तो इस चीज को हमारे ज़हन में हमें रखना चाहिए कि जब आप दुनिया की इन नेशंस के साथ बैठते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लोगों से, उनके सरबराहान से मिलने का जब मौका मिलता है, तो आपके जो मसाइल होते हैं वो ज़्यादा आसानी से हल हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप उनके साथ वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये इन चीज़ों को देखें ना, दूसरों के तजर्बे से भी तो फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। तो जब इस किस्म की जो अहम है, अभी देखें बाकू में वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे, उससे पहले फिर सऊदी अरब गए हुए थे, अभी फिर सऊदी अरब गए हैं, तो वज़ीर आज़म की इन जो जिसे कहते हैं ना ताबड़तोड़ किस्म के जो दौरे हैं, उससे आप ये अहस कर सकते हैं कि ये मसाइल कितने बड़े हैं और उनको हल करने के लिए। तो जहां तक आप हल करने की बात है, तो मैं समझता हूं कि पानी का मसला न सिर्फ पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा मसला है। माहौलाती ये तब्दीलियां जो है ना, इनमें ये चीजें, इस पे दुनिया बड़ी गहरी नजर रख रही है। हमारे मुल्क में तो अभी आगे जाके बात करेंगे, ये मसाइल समझे ही नहीं जाते ना। मतलब फेक न्यूज होगी, पानी का मसला होगा, तब्दीली माहौलात, अभी मतलब हमारे बचपन में हम लोग देखते थे कि ये मार्च तक सर्दी होती थी और ये अक्टूबर से सर्दी शुरू होती थी, कम से कम 4 महीने होते थे बड़ी टकामी सर्दी के, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है। पानी, अब देखें हमारे बचपन में हम लोग अपने गांव के नलके से पानी पीते थे और वही पानी पीते थे, कोई तब्दीली नहीं थी। अभी आप जाएं किसी गांव में जाके नलके का पानी पी के तो देखें, और कितनी बीमारियां और कहां से बीमारियां। तो इन पे बड़ी मदद मिलेगी इस तरह के जो दौरे हैं और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया इस पे इकट्ठी है। वहां पे जब पाकिस्तान उन तंजीमों का हिस्सा होगा, उनके साथ जो भी डेवलपमेंट होंगी वो पाकिस्तान में भी होंगे। और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब जो है इन चीजों को बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं। इस दौरे से पाकिस्तान जो है वो मदद मिलेगी, चाहे वो जाहिर है अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो हमारी ज़राअत है वो पानी के बगैर कहाँ मुकम्मल हो सकती है, और हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो पानी को कहाँ से। अभी मैं देख रहा कि 1975-71 में जो सहरा थे लीबिया के, उस वक्त के सदर ने वहां पर ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, तो वो पानी से मुमकिन थे। तो एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, लेकिन सिर्फ ये है कि जब दुनिया आपके साथ मिल जाएगी इन मसाइल को खत्म करने के लिए, तो ये मसाइल जल्दी हल होंगे। हर लिहाज से बड़ा अहम दौरा है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इसके जो फवायद है वो भी आपके सामने आएंगे। जी सर। जी भट्टी साहब, आप ये वज़ीर आज़म का दौरा जो है वन वाटर के हवाले से सऊदी अरब से हुआ है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो वन वाटर समिट है, ये मैं देखिए पाकिस्तान का इशू नहीं है, एक ग्लोबली इशू है। देखिए, जब आप ग्लोबल लेवल के ऊपर इन चीज़ों को इनकी रिड्रेसल के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क भी है, हमारा मुल्क भी इनके ऊपर इनिशिएटिव्स ले रहा है। देखिए, पानी की जो किल्लत है, या पानी हमारे अंदर, जो पानी के अंदर जो हम पीते हैं, जो बीमारियां हैं, ये सिर्फ मेरा, आपका, या डॉक्टर साहब का, या संदेला साहब किसी एक का इशू नहीं है, ये तो पूरी कौम का एक इशू है। बिल्कुल हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं, बिल्कुल उनको वेलकम करना चाहिए चीज़ों को, और इनके ये समिट का
फायदा तब है जब ये नहीं है कि आप समिट हुई है, समिट के बाद वन वाटर को भूल जाएं, सिर्फ समिट की हद तक चीजें नहीं, बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, हमें उनका पार्ट एंड पार्सल बनना चाहिए। हमें उन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए जो कि वाटर के अंदर, देखिए सॉरी, जो उसके अंदर चीजें हो रही हैं, हमें उन चीजों के ऊपर एक्ट अपॉन भी करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आज उस वाटर समिट का हिस्सा बने हैं तो वो जो उसके अंदर डिस्कशंस के अंदर वो जो चीजें डिस्कस हुई, सबसे ज्यादा वो वाटर जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज है ना अलवी साहब, उसके ऊपर बड़ा फोकस था उनका। और फोकस ये था कि आपके मेरे बच्चे, पाकिस्तान के अंदर तो ये बड़ा ही आम है कि जमीन का जो पानी है वो बड़ा खराब है और हमारे बच्चे, उनको दांत खराब हैं, उनके बाल खराब हैं, उनके टेढ़ापन है हड्डियों के अंदर। देखिए ये ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेके जाने की जरूरत है और इंशाल्लाह हमें जाना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, आपने बात की है, बड़ी अहम बात की है, ये सियासी बदअमनी। और चूंकि मुल्क, जैसे हुकूमत दावा कर रहे हैं कि मुल्क जो इस वक्त है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, माशी तौर पर हम बहुत बेहतर हो रहे हैं, हमारा माशी पहिया जो है वो बेहतरी अच्छा चल रहा है और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी बेहतर इशारे आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप तफसीलात बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अब जब एक मुल्क ब्रेक थ्रू पे पहुंच चुका है माशी तौर पर, तो फिर इस तरह की सियासी बदअमली जो है, सियासी जो मामलात ख़राब होते हैं, तो सियासी मामलात ख़राब होते हैं, तो ये फिर इस मामले में कोई रुकावट पैदा करता है? जी अलवी साहब, देखें ये बेसिक असूल है, माशी शरिये मुझे किसी मुल्क की भी तभी बेहतर हो सकती है जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और हर कोई मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो। जी अब आप देखें कि हमारे मुल्क में जब भी हालात बेहतर होने लगते हैं, एक मखसूस टोला है जो आके तो सड़कों पे बैठ जाता है, बदअमनी कराने की कोशिश करता है। 2014 में आप देखें चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का दौरा था, उस वक्त धरना दे दिया गया। इस वक्त अब मौजूदा आप देखें रिसेंटली बेलारूस के सदर आ रहे थे, उस वक्त धरना दे दिया गया। उससे पहले समिट हो रही थी एससीओ की, उस वक्त भी धमकियां दी गई। तो जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? और फिर आप देखें आज से कुछ अर्सा पहले हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे और हमारे मुखालिफिन जो हैं वो बगले बजा रहे थे कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ ये मुल्क। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचाया और हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं उन्होंने हमारी मदद की। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस खौफ से, उस परेशानी से निकल आए हैं और इस वक्त हमारी मीशत बेहतरी की तरफ गामजन है। जी आप देखें स्टॉक मार्केट देखें, दिन ब दिन ऊपर जा रही है, महंगाई आप देख लें दिन ब दिन नीचे आ रही है। और ये सारी जो चीजें हैं, अगर मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी बेहतर हो तो ये मजीद बेहतर हो सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला होंगी। जी 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 जी। अच्छा संदेला साहब, ये जो सियासी अमांगी का ना होना और मुल्क के अंदर जिस तरह एहतजाज होना बार बार, ऐसी चीज़ें जो हैं, जाहिर है एहतजाज करना भी जो है वो एक जमहूरी हक है पार्टियों का, लेकिन कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम तो मईशत को बेहतरी तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से जो फिर दोबारा एहतजाज हुआ, इससे पूरा हफ्ता मुल्क बंद रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के एहतजाज होने चाहिए? अगर होते रहेंगे तो माशी तौर पर मुल्क पीछे तो नहीं चला जाएगा? देखिए बड़ी अहम बात की है राजा साहब ने भी कि देखिए प्रोटेस्ट करना हक है, मैं इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, इसको तो आप प्रोटेस्ट करने से रोक सकते ही नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि प्रोटेस्ट करना और मुल्क बंद करना और जलाओ घिराव की सियासत करना, देखें ये पीटीआई, अब पीटीआई को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि इन चीजों से अवॉइड किया जाए। अगर आप लोगों की हुकूमत इस वक्त केपीके में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहां पे डिलीवर करें ना, लोगों को जो तवक्कुआत है उनकी पूरी करें। लेकिन वहां के वज़ीर आला साहब जो हैं, अगर वो हर 10 दिन के बाद अपने कायद की, बानी पीटीआई की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए एक जत्था लेके निकलेंगे तो फिर ये मसाइल तो होंगे सर। देखिए कैसे देखिए 40,000 पर थी जब आज से 16-17 महीने पहले स्टॉक मार्केट 1 लाख क्रॉस कर गई है। दुनिया के 15 मुल्कों का इस वक्त शहबाज साहब जो है वो दौरा कर चुके हैं। आपका CPEC 2 दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा आपका जो ग्वादर एयरपोर्ट है वो फंक्शन होने जा रहा है, वहां पर ग्वादर एयरपोर्ट पे आपकी एक्टिविटीज है।
इन तमाम चीजों को लेकर तभी आप चल सकते हैं। दूसरे मुल्क से जो आपके इन्वेस्टर हैं वो तभी आ सकते हैं अगर उनको आपके माहौल मुल्क का बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उन पर आपकी तस्वीर एक ऐसी दिखाई जाएगी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए या ये हुकूमत नाकाम हो जाए या इस हुकूमत की नाकामी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, तो फिर उससे माहौल तो ठीक नहीं होगा। तो अदम इस्तेहकाम के होते हुए किसी भी मुल्क में देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इन तमाम मसाइल के बावजूद डिलीवर किया था। आप देख लें उस वक्त एनर्जी क्राइसिस थे 2007, 8, 9, 10 में 2-2, 3-3 घंटे बिजली आती थी, उन्होंने क्लियर किए, उन्होंने पूरे का पूरा आपका वाना और पूरे का पूरा आपने केपी के दहशतगर्दों से साफ करवाया, उन्होंने आपका बलोचिस्तान क्लियर करवाया। इवन कराची में जो आपका जो बिजनेसमैन था वो सारा बांग्लादेश चला गया था, वो वापस लेकर आए। लेकिन माहौल इतना तब्दील अब कर दिया गया है कि ये चीजें अगर रहेंगी तो बड़ा मुश्किल होगा। अब भी डिलीवर हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस वक्त भी हुकूमत डिलीवर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदारा अब अपना थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो अपनी असेंबलियों में जाएं, सेनेट में जाएं और अपने साथी जमातों से, अपने कुलीग से बैठकर बात करें, डायलॉग करें और अपने मसाइल हल करें। सड़कों पर जाने के लिए वोट नहीं मिले उनको। जी जी, अच्छा जी, हाशमी साहब, ये संदेला साहब ने बात की है सियासी इस्तेहकाम की, तो सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने के लिए तो डायलॉग जरूरी है, ना वो एहतजाज से हो सकता है, ना पुरअमन एहतजाज से तो फिर भी मुमकिन है, वो तो एहतजाज से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये जो हम मुज़ाकरात की तरफ या इस तरफ डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? अलवी साहब, बात यह है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है ना, जहाँ पे वो मुआशी क्राइसिस का शिकार है, वहीं पर हमारी जो सियासी और अखलाकी इक़दार है ना वो भी पामाल हो चुकी हैं, और कोई बंदा इस हवाले से सोचने के लिए और गौर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स या तो वो इल्ज़ामात की है या वीडियो और ऑडियो लीक्स की है, और इसके बाद फिर आप कह लें कि इंतशार और इफ्तराक किया, और हम ये समझते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है आगे बढ़ने का। कल हमारी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो सुप्रीम कौंसिल है उसका इजलास हुआ, तो उसमें हमने ये बात तय की है कि इंशाअल्लाह हम एक राब्ता मुहिम पूरे मुल्क में शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सियासी कायदीन से, मजहबी जमातों के लोगों से मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि आए मिल बैठ के एक डायलॉग के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल करने की तरफ जाएं। मसला इस वक्त यह है कि कोई बैठने के लिए, गौर करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पिछले 2 दिनों का आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वहाँ पर एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई वर्सेस जो उनकी गैर मुल्की विंग्स हैं उनके अंदर इस वक्त बड़ा इंतशार और इफ्तराक मौजूद है, और ये बात की जा रही है कि जो पीटीआई के लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं या यूरोप में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की क़यादत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। तो ये एक ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी अपनी जमातों के जो लोग हैं गैर दूसरे मुल्कों में बैठे हुए, उनकी आड़ के अंदर कुछ और लोग पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। एक तो इसके ऊपर हमें बहुत गहरा गौर करना चाहिए और हमारी सारी जो सियासी जमातें हैं इनको मिल बैठना चाहिए, और पहली जिम्मेदारी इसके अंदर हुकूमत की है कि हुकूमत इसके अंदर इनिशिएटिव ले और कुछ ऐसे इकदामात करे जिन इकदामात के साथ ये बात नज़र आए कि हुकूमत भी अफ़वाम और तफ़हीम चाहती है और जो हमारी अपोजिशन है उसको भी ये करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अगले चंद दिनों के अंदर पूरे मुल्क की जो सियासी क़यादत है, मजहबी क़यादत है, उससे रब्ता करेगी, और हम ये बात चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक डायलॉग की फ़ज़ा पैदा की जाए और डायलॉग की फ़ज़ा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मसाइल को हल करें। ये हर दूसरे तीसरे महीने हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आना और हुकूमत गिराने की बातें करना ये कभी भी मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो पिछले दौर में हुआ, पीटीआई की हुकूमत गिराई गई, ना वो ठीक हुआ, ना उससे पहले जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था, ना अब जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है। हमें डिलीवर करने का मौका देना चाहिए और 5 साल के बाद अवाम को एहतसाब करना चाहिए कि वो किसको आगे लेके आते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सियासी जमातों को बहुत गहरा गौर करना होगा और उन्हें ये बात देखनी होगी कि हम अपने मुल्क के साथ क्या सलूक करने जा रहे हैं। जी हमारा आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, यहाँ पे प्रोग्राम में बात हो रही है, जैसे आप सुन रहे हैं कि सियासी हमांगी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है, माशी तौर पर हम बेहतर होने जा रहे हैं, तो हमें
हमें एहतजाज से और ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए ताकि हम मुल्क की तरक्की की तरफ जाएं। फिर इसके अलावा पीटीआई की तरफ प्रोपेगेंडा की भी बात आपने सुनी कि पीटीआई जो है वो यहाँ पे तो कर ही रहा है लेकिन बैरून मुल्क बैठ के भी बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की जो सियासी तहरीक है तो इसको ये रंग क्यों दिया जा रहा है? देखिए अलवी साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है, देखिए अभी आप बात कर रहे थे कि पुरअमन तहरीक और तशद्दुद तहरीक की बात कर रहे थे और साथ आप बात कर रहे थे डायलॉग की। मैं ये एक ट्राइक है कि देखिए जब डायलॉग होता है ना, जब डायलॉग की बात करेंगे तो फिर पुरअमन तहरीक की बात करेंगे जी, बिल्कुल। जब डायलॉग की बात नहीं होगी तो फिर पुरतशद्दुद तहरीक पूरी दुनिया में चलती रही है। यही रीजन हैं जब डायलॉग से हम लोग साइड पे हटते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पीटीआई हो, बिल्कुल डायलॉग का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। डायलॉग का रास्ता रहेगा तो ये जो देखिए पीटीआई का चाहती क्या है, जो पीटीआई के 3 इंस्टेंस है ना, नंबर 1 वो कहते हैं कि मेरा अनजस्ट स्टोलन मैंडेट है, कि मेरा जो स्टोलन मैंडेट है वो अनजस्ट है, कि मेरा जो मैंडेट चोरी किया गया है। वो कहते हैं फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हुकूमत वक्त उनके साथ बैठती, डायलॉग करती, टेबल पे आती? किस चीज से वो डरते हैं? अगर वो बात करते हैं कि 26 जो अमेंडमेंट है वो अनजस्ट है, बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। इस पे हमारी बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनको बिल्कुल इनको उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, निगोशिएशंस में लेके आना चाहिए, डायलॉग के अंदर उनको रोल प्ले करना चाहिए। अगर ये बात करते हैं कि अनजस्ट रिलीज ऑफ, अनजस्ट अरेस्ट ऑफ द इनोसेंट पीपल ऑफ फ्रॉम द पीटीआई, अगर उसकी बात कर, देखिए अगर वो एक जमात अनजस्ट कर रही है तो उसके लिए बैठ के डायलॉग से भी बात की जा सकती है। देखिए आप हुकूमत वक्त जो माँ का रोल अदा करें ना, माँ और बाप का रोल अदा करें। माँ और बाप तो बच्चों को अपने छत्र छाया के नीचे लेते हैं, अपने उनको पालते हैं। ये नहीं है कि अगर मैं आज एक पार्टी का हिस्सा हूं तो मैं पुरतशद्दुद वाकयात को मैं परवान चढ़ाऊं, मैं तशद्दुद की तरफ जाऊं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के होने के नाते मेरा ये रोल होना चाहिए कि मैं पुरअमन रहूं, मैं अपनी सोसाइटी का एक वो हिस्सा हूं जो अमन को पसंद करता है, जो अपने मुल्क की मईशत को बुरा नहीं देखना चाहता, जो अपने मुल्क की मईशत को देखना चाहता है कि मेरे मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो मेरी जेब बेहतर होगी, मेरी जेब बेहतर होगी तो मेरी फैमिली जो है वो बेहतर होगी। देखिए जब एक इनजस्टिस होता है ना अलवी साहब, इनजस्टिस हार्म्स नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ऑल्सो द सोसाइटी। कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को इनजस्टिस जो होता है ना वो हार्म नहीं कर रहा होता, मुझे कर रहा है, अगर नाइंसाफी मुल्क में तो मुझे कर रही होगी, आपको कर रही होगी, डॉक्टर साहब को कर रही होगी, हम लोग जितने लोग बैठे, हम इनजस्टिस जब होगी तो हम सब कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे होंगे। मुल्क के अंदर जब इंसाफ का बोलबाला होगा, अमन भी होगा, मीशत भी बेहतर होगी। तो आज ये जो हम वन समिट की बात करें, जब मुल्क के अंदर बेहतरी होगी तो ये आप अपने क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वाटर जो चेंजेस आ रही है उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने रोजगार को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, रोजमर्रा लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी बेटा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।